हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का ये 28वां लेक्चर है, जिसमें हम भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता को कवर करेंगे। 1947 में भारत का विभाजन हुआ, अर्थात भारत दो राष्ट्रों में विभाजित हो गया, भारत और पाकिस्तान। और स्वतंत्रता को देखें जो कि 1947 में प्राप्त होता है। क्योंकि हम महेश बड़ाल सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं, तो प्रश्नों के माध्यम से हम टॉपिक को कवर करेंगे। प्रश्न देखेंगे, जहाँ आवश्यक होगा कॉन्सेप्ट को भी देखते चलेंगे। इससे हमारे क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। प्रश्न हमारे एग्जाम में इससे गलत नहीं होंगे। चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी? किसकी बात हो रही है? भारत छोड़ने की घोषणा, जिसे हम 3 जून प्लान भी कहते हैं। 1948 ईस्वी में कहा गया कि हम जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली के द्वारा यह घोषणा की गई कि जून 1948 तक हम भारत को छोड़ देंगे। आगे है, और जून प्लान किससे संबंधित है? माउंटबेटन प्लान से संबंधित है। जो देश अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उससे पहले क्लीमेंट इटली ने घोषणा की थी कि हम जून 1948 तक छोड़ देंगे, अर्थात उससे पहले भी छोड़ सकते थे। उन्होंने यह घोषणा 20 फरवरी 1947 को की थी। क्लीमेंट इटली कौन? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आगे है, क्लीमेंट इटली ने लॉर्ड वेबल के स्थान पर किसे वायसराय बनाया? लॉर्ड वेबल के स्थान पर माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। ये अंतिम अंग्रेज वायसराय थे जो कि भारत में थे। माउंटबेटन किसके स्थान पर आए? लॉर्ड वेबल के स्थान पर। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। आगे है, माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? पहली बार अब विभाजन की बात की जा रही है। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही सब कुछ हुआ, लेकिन जो विभाजन है कि द्विराष्ट्र बनेगा, स्पष्ट रूप से माउंटबेटन में ही वह बात लिख कर आई कि हाँ विभाजन होगा, सत्ता हस्तांतरण 2 राष्ट्रों के रूप में होगा। यह योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई, हम जिसे जून प्लान भी कहते हैं। तो ये तिथि याद रखिएगा। जून प्लान किससे संबंधित है? माउंटबेटन योजना से संबंधित है। आगे, किस योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है, जो 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया। 3 जून योजना का अर्थ यही हुआ कि भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। आगे है, यहाँ पे माउंटबेटन योजना के बारे में जो कुछ प्रावधान था उसके बारे में चर्चा की गई है। जैसे पहला है, पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। प्रतिनिधियों पर छोड़ा गया कि जहाँ हिंदू बहुल थे, जहाँ मुस्लिम बहुल थे, वहाँ के प्रतिनिधियों पर छोड़ा गया कि वो किस राष्ट्र में मिलना चाहते हैं। मुख्यतः पंजाब और बंगाल क्षेत्र में, जहाँ मुस्लिम एक तरफ मुस्लिम बहुल था तो एक तरफ हिंदू बहुल क्षेत्र था। जैसे पंजाब में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और बंगाल भी उस समय मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। आगे है, विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। डोमिनियन इससे पहले के लेक्चर हमने देखा, जिसका सर्वप्रमुख ब्रिटेन के द्वारा नियुक्त हो, बाकी अन्य स्वतंत्र हो, लेकिन जो सब सर्वोच्च शक्ति हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, वह ब्रिटेन के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, चाहे वो भारत में हो या पाकिस्तान में। और 2 संविधान सभा के द्वारा 2 संविधान का निर्माण किया जाएगा। इसकी चर्चा माउंटबेटन योजना में की गई, जिसे हम 3 जून प्लान भी कहते हैं। 3 जून की योजना। आगे है, उत्तर पश्चिमी प्रांत, जिसे हम पंजाब प्रांत कहते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रांत असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग में रहना चाहते हैं। जैसे अब उस समय तो कोई कम्युनिकेशन ऐसा था नहीं कि वोटिंग करा लो, वहाँ पे
जन्म संग्रह कराया गया असम के सिलहट में और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। तो पूछा जाता है कि जन्म संग्रह के द्वारा किनको पाकिस्तान में शामिल करने की बात की गई थी? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को और सिलहट को। आगे है, विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया। वही सीमा आयोग जिसे हम रेड क्लिफ भी कहते हैं। रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ था जिसको रेड क्लिफ कहते हैं। रेड क्लिफ तो भारत आए भी नहीं थे और उन्होंने भारत का विभाजन कर दिया, बाउंड्री तक गए भी नहीं। आगे है, भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? अभी अभी हमने देखा कि वो व्यक्ति जो सीमा के पास भी ना गया हो उसे उस सीमा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। वो कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ। जो वर्तमान का भारत और पाकिस्तान बॉर्डर है यह रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया। और पूर्व में जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था, उसे भी रेडक्लिफ कहा जाता था, लेकिन अब वह सीमा को हटा दिया गया। केवल भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेडक्लिफ सीमा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सीमा का निर्धारण किया गया तो उस आयोग के अध्यक्ष रेडक्लिफ थे। आगे है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया? दिल्ली अधिवेशन 1947 के दिल्ली अधिवेशन में स्वीकार किया गया कि हाँ, भारत को द्विराष्ट्र होना अब अनिवार्य है, इसका कोई और अन्य रास्ता नहीं है। तो यह कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में स्वीकार किया गया और इसीलिए लीग ने 27 मार्च को 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। आगे है, भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बाद जेबी कृपलानी बने। अर्थात जब 1947 में विभाजन स्वीकार किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और कब स्वीकार किया गया कांग्रेस के द्वारा? दिल्ली अधिवेशन 1947 में। आगे है, वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? कौन थे जिन्होंने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी भी कहते हैं। इन्होंने ही लाल कुर्ती नामक आंदोलन चलाया था पश्चिमी प्रांत में। ये बहुत महत्वपूर्ण नेता है, आप इनको याद रखिएगा। बाद में इन्हें तो भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो वे राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे जिन्होंने विभाजन को कभी नहीं स्वीकारा। वे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कई व्यक्ति शामिल किए जाएंगे, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि कांग्रेसी थे, मुस्लिम थे लेकिन वो कांग्रेसी नेता थे। उन्हीं में खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पंजाब प्रांत में ही एक्टिव थे। लाल कुर्ती आंदोलन जो चलता था वो खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में ही चला था। उन्होंने विभाजन को कभी नहीं स्वीकारा। आगे यहाँ पे एक नोट है, माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्की बर्ड प्लान तैयार किया माउंटबेटन ने, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहते हैं। डिक्की बर्ड प्लान क्या था कि जैसे अलग अलग कुछ रियासतें थी, ब्रिटिश प्रांत थे, अन्य छोटी छोटी रियासतें थी। कुछ थे जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, कुछ थे जो भारत में ही रहना चाहते थे, कुछ थे जो दोनों में शामिल नहीं होना चाहते थे, खुद को स्वतंत्र करना चाहते थे। तो माउंटबेटन ने यह भी कहा कि जो स्वतंत्र होना चाहते हैं उन्हें स्वतंत्र रहने दो। तो यही जो बाल्कनीकरण किया गया, अलग अलग पूरे एक देश को छोटे छोटे भागों में बांटने की योजना बना दी गई। बस आज़ादी दे दो, जैसे तैसे करके दे दो। इसी को नेहरू ने अस्वीकार कर दिया और इसी डिक्की बर्ड प्लान को ही उन्होंने कहा बाल्कनीकरण, छोटी छोटी बालकनी में इसको बांट दे रहे हैं, जो कि ये
बाद में घातक का कार्य करेगा। बाल्कन प्लान डिकी बर्ड प्लान को कहते हैं, जो कि माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे बाल्कन प्लान नेहरू के द्वारा कहा गया। ये तो बालकनीकरण कर दे रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो बालकनी को आमंत्रित कर रहे हैं। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया। क्योंकि महात्मा गांधी का देहावसान अचानक हुआ था, वो शहीद अचानक हुए थे, तो कोई ऐसी चर्चा परिचर्चा किसी बात के आगे के प्लान कुछ नहीं डिसाइड हो पाया था। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू चूंकि उनके एक तरीके के उत्तराधिकारी माने गए हैं, उन्होंने कहा हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे है, ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन को स्वीकृति प्रदान की गई। 18 जुलाई 1947 को माउंटबेटन को किस नाम से स्वीकृति प्रदान की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अर्थात इससे पहले के जितने, चाहे 1919 का अधिनियम हो, चाहे 1909 का हो, और चाहे 1935 का अधिनियम हो, सब समाप्त कर दिया गया। केवल भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया और इसी के तहत भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो अगर कभी प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत को स्वतंत्रता दी गई, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, न कि 35 के द्वारा। ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे है, यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं, उसको हम देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या प्रावधान किया गया है कि 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया जाएगा। इसी अधिनियम में कहा गया, इसीलिए देश दो भागों में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा बटा। प्रत्येक अधिराज्य, जिसे डोमिनियन कहते हैं, प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। फिर वही बात कि जो मुखिया होगा, राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होगा, वो ब्रिटेन की सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इस स्वतंत्रता अधिनियम में भी यह बात की गई थी। वो तभी तक था जब तक देश पूरी तरीके से आज़ाद नहीं होता, खुद का एक संविधान नहीं बन गया। इसमें प्रावधान था जो कि ये नहीं लागू हुआ, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता की बात हो रही, ना कि डोमिनियन की। आगे है, नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। अब देश कैसे चलेंगे उस समय, तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान था, उसी के तहत दोनों राष्ट्र चलेंगे जब तक उनका खुद का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है। और आज़ादी हमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत मिली, लेकिन जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था, जिससे हमारे यहाँ 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, उससे पहले तक हमारे यहाँ शासन प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलता था। इसमें प्रावधान है कि नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। आगे है, भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता। उन्हें या तो भारत में रहना होगा या तो पाकिस्तान में। जो बाल्कनीकरण की बात की गई थी ना, उसको हटा दिया गया। अब तो दो राष्ट्र स्वीकृत ही हो गए हैं, लेकिन रियासतें अब स्वतंत्र नहीं रह सकती। जैसे हमने बाद में देखा था कि हैदराबाद राज्य खुद को स्वतंत्र रखना चाहता है, वहीं उस समय का कश्मीर, जूनागढ़, ये सब स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो इसको हटा दिया गया कि नहीं, स्वतंत्र नहीं रह सकते, दोनों में से आपको एक का चुनाव तो करना ही पड़ेगा, चाहे भारत में रहें चाहे पाकिस्तान में। क्योंकि हैदराबाद हमारे देश के, जैसे ये भारत है, प्यारा भारत हमारा है, तो हैदराबाद यहाँ कहीं है। तो अब हैदराबाद को यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान को या फिर किसी अन्य को या स्वतंत्र कर देंगे तो कैसा लगेगा। देश में ही विदेश बस गया, और ये कहीं ना कहीं हमारी नीतियों पर हमारे एक नासूर बन के रह जाता। इसे हम ऑपरेशन पोलो के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारत में बुलाया गया था। तो कभी प्रश्न आएगा तो हम पढ़ेंगे
हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में शामिल किया गया था, पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जिसे हम ऑपरेशन पोलो कहते हैं। क्योंकि हमारी आर्मी या पुलिस का कोई कार्य करती है, कोई मिशन पर जाती है, तो उस मिशन का एक नाम रखती है। उस मिशन का नाम ऑपरेशन पोलो था। जैसे जब अफगानिस्तान में वर्तमान में हाल ही में जब बचाना हुआ तो मिशन शक्ति के तहत, जब यूक्रेन से बचाना हुआ तो मिशन गंगा के तहत। इसी तरीके से जब कोई प्लान के तहत कुछ कार्य किया जाता था तो उसे एक मिशन का नाम दिया जाता था। तो उसी समय हैदराबाद रियासत को जब भारत में मिलाया गया तो ऑपरेशन पोलो के तहत। आगे है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अभी अभी हमने देखा जेबी कृपलानी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद। स्वतंत्रता समय 1947 में। आगे है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसमें ये नहीं कहा है कि भारतीय थे कि नहीं, उन्होंने कहा भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत की, भारत के यहाँ पे स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये बात 47 की हो रही, 1947 की। इसी की जस्ट पहले जस्ट बाद की बात हो रही है। इसमें है कि अंतिम, जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले भी माउंटबेटन थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। और जब देश आज़ाद हुआ, मान लीजिए 15 अगस्त है, 16 अगस्त आ गया, तो भी स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर, क्योंकि उस समय माउंटबेटन ही थे, तो माउंटबेटन थे, याद रखिएगा। ये 1947 है। 47 से 15 अगस्त से पहले भी माउंटबेटन ही थे, और 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त या 17 अगस्त, जब इसके बाद मतलब उन जब वो जाते हैं तो एक अन्य व्यक्ति जो कि भारतीय हैं वो वायसराय का पद धारण करते हैं, जब तक कि नया चुनाव नहीं हो जाता या आज़ादी नहीं प्राप्त हो जाती, सॉरी, संविधान लागू नहीं हो जाता। तो उनकी बात हम अलग करेंगे, लेकिन 16 अगस्त जो कि ये एक डेडलाइन है, इससे पहले इसके जस्ट बाद दोनों में माउंटबेटन थे। तो भारत के अंतिम वायसराय, इसके बाद तो स्वतंत्रता मिल गई, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत की 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिल गई, अब 16 अगस्त आ गया, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। यहाँ पे ये तीनों प्रश्न देखिएगा। एक तीसरा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जो प्रथम भी थे, पहले भी हैं और वही आखिरी हैं, जो प्रथम भारतीय हैं और आखिरी भारतीय और वैसे भी गवर्नर जनरल। इसमें 2-3 बात याद रखिएगा, प्रथम भारतीय और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो अंतिम बार बने वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। इसका अर्थ यह हुआ कि जब देश आज़ाद हो गया, माउंटबेटन अपने वायसराय पद से हट गए। इसके बाद जब तक संविधान लागू नहीं होता है उस समय तक सी राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो ये प्रथम भारतीय हैं जो भारत के गवर्नर जनरल बने हैं, और उसी तरीके से ये अंतिम है। इसके बाद कोई गवर्नर जनरल भारत का नहीं बना है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो। तो सी राजगोपालाचारी जी हैं। आगे हैं, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी ने, क्योंकि यह उसी समय नोआखाली में थे, जो कि बहुत दयनीय स्थिति थी, क्योंकि विभाजन हुआ था और दंगे बहुत अधिक भड़के थे। तो उन दंगों को देखने के लिए जब देश स्वतंत्रता की खुशियां मना रहा था, लाल किले पर भारतीय झंडा फहरा रहा था, उस समय देश का एक प्रमुख नेता महात्मा गांधी जी उस समय शामिल नहीं थे। वह देश की जनता को, जो कि जहाँ दंगे हो रहे थे, उसको समाप्त करने के लिए गए थे, और उस समय वो नोआखाली में थे। नोआखाली कहाँ है? बांग्लादेश में। आगे है, 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन
तथा इनकलाब द्वारा रचित इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तां हमारा किसके द्वारा गाया गया? MS सुब्बालक्ष्मी के द्वारा, जो कि एक संविधान के वास्तुकार हैं। वो इकबाल सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तां हमारा किसके द्वारा रचित है? इकबाल के द्वारा। और केंद्रीय 15 अगस्त की रात में केंद्रीय असेंबली में जनगणमन गाया गया, जो कि वर्तमान का भी हमारा राष्ट्रगान है। और इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तां हमारा गीत को गाया गया, और ये दोनों MS सुब्बालक्ष्मी के द्वारा गाया गया 15 अगस्त 1947 की रात में। आगे देखते हैं। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? गवर्नर जनरल के द्वारा। उस समय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे है, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय माउंटबेटन तो चले गए दोनों राष्ट्रों को देके, तो भारत में सी राजगोपालाचारी प्रथम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल बन गए। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी। उसी तरीके से पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना। जब माउंटबेटन चले गए, दो राष्ट्रों में बांटे, अर्थात अपने पद से हट गए, तो दो राष्ट्रों में बांटे। तो भारत में वायसराय या गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना बने। आगे है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? यहाँ पे पूर्ण रूप से बात हो रही है। 26 जनवरी 1950 को। बनकर कब तैयार हुआ? जब यहाँ लागू हुआ तो क्या बनकर भी तैयार होता है? नहीं, 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया, जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1930 को, जो कि 1939 का लाहौर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। उस समय 26 जनवरी को यह प्लान किया गया कि अब प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, और प्रत्येक वर्ष मनाते आ रहे थे। तो इसी तिथि को ऐतिहासिक बनाने के लिए जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, तो उस समय पूर्ण रूप से लागू न करके उसे इस 26 जनवरी 1930 की तिथि को ऐतिहासिक बनाने के लिए थोड़े समय का वेट किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। पूर्ण रूप की बात यह हुई कि जैसे नागरिकता से संबंधित, चुनाव से संबंधित कुछ आर्टिकल लागू कर दिए गए थे, इसीलिए पूर्ण रूप से बात की गई है। आगे है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर थे। ये फैक्ट है, आप याद रखिएगा। स्वतंत्रता के पश्चात या फिर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। तो ये हमने देखा, जो कि स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित था और विभाजन से रिलेटेड था। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वतंत्रता में आखिरी में है और इससे प्रश्न आते हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, कौन गवर्नर बनते हैं, कौन अंतिम, कौन प्रथम, और इससे ही प्रश्न, क्योंकि अब देश छोड़ के पाकिस्तान और भारत के रूप में बांट के लोग चले गए, अब हम कैसे रह रहे हैं उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन वो बांट के हमारे को चले गए, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।